काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी स्टडीज़ करके आंसर लिखने के बाद पता चलता है कि काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद में भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेंस के आंसर्स लिखे होंगे एंड कुछ ने इवेलुएट भी करवाए होंगे एंड मेरी ही तरह इनिशियल फेज में मेजॉरिटी को काफ़ी लो मार्क्स भी मिले होंगे। बट ड्यूरिंग इनिशियल फेज वी थिंक कि इफ आई विल स्टडी मोर एंड इफ आई विल इंक्रीज माई नॉलेज देन आई विल स्कोर गुड मार्क्स। बट उसके बाद में भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे बिकॉज देर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स एंड एटलीस्ट एक्चुअल यूपीएससी मेंस पेपर में तो नहीं बढ़ेंगे। एंड इफ समबडी हु इज वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर उन्होंने मल्टीपल टाइम मेंस दे रखा है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। एंड इसके पीछे बिगेस्ट फैक्टर है हेलो इफेक्ट, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में अच्छे से बात करूंगा। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया सो ये आपको मदद करेगा अपने मार्क्स को बूस्ट करने में, और अगर आपने इसको इग्नोर करा, इसको यूटिलाइज नहीं करा, तो ये आपके अगेंस्ट में तो हमेशा काम करेगा ही सही। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इसमें मैं इन डिटेल इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करूंगा एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी डिस्कस करूंगा। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ये आंसर दिख रहा होगा। ये आंसर आपने अभी तक हो सकता है ना पढ़ा हो अच्छे से, स्टिल यू आर फीलिंग कि ये अच्छा आंसर है बिकॉज ऑफ हेलो इफेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन जो दे रहा है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड दे रहा है। ये एक टॉपर का आंसर है जिनकी रैंक 1 थी, और यही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इस फोटो को अटैच करा है। Now, here is my journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, and here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works, and how to easily achieve your IAS dream. And यहाँ पे मैं कुछ भी theoretical नहीं बोलूँगा, everything would be practical. आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हो, उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम इजी होती जाएगी। तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड अदर वीडियोस आल्सो यू कैन गो थ्रू देम। नाउ if you want full pdf of this lecture you can download it from my telegram channel. If you want exclusive resources you can go to my website section and you can also sign up for free IAS Ganga mock test, जहाँ पे मैं elimination techniques भी देता हूँ so that you can solve questions, you can learn the art of solving questions. and इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। नाउ सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हेलो इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, हेलो इफेक्ट हमारे ब्रेन की एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, क्योंकि ब्रेन को काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं टू सेव एनर्जी, क्योंकि हर डिसीजन में एनर्जी लगती है। तो एनर्जी को सेव करने के लिए व्हाट ब्रेन डज, अगर ब्रेन को कोई एक वन स्टैंड आउट क्वालिटी दिख जाती है तो उसके बेसिस पे वो पूरा अपना इंप्रेशन बना लेता है। एंड अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो पॉजिटिव ओवरऑल इंप्रेशन आपका बन जाता है, ठीक है। एंड अगर वो क्वालिटी बेकार है और वो नोटिस होती है फर्स्ट में बैड क्वालिटी, तो आपका बैड इंप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, इसका जैसे इस आंसर को देखते हैं। अब ये जो कॉपी है कैसे एग्जाम में काम होता है, देखो जब आपका कॉपी इवेल्युएशन हो रहा है टेस्ट सीरीज में, तब उनको एक लिमिटेड सेट ऑफ कॉपीज दी जाती है, को प्रॉपर्ली उसे चेक करना होता है। बट जब एक्चुअल यूपीएससी में चेक होती है तो एग्जामिनर के ऊपर एज सच कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, उसके बारे में मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा। तो बहुत ज़्यादा रिव्यू का स्कोप नहीं है। अगर आपको टेस्ट में कम स्कोर मिल गया तो आप तो उस इशू को रेज कर सकते हो, यूपीएससी में कम स्कोर मिल गया तो उसको आप रेज नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है, अगर इस कॉपी के पहले वाला जो आंसर था, ये कॉपी एग्जामिनर चेक करने वाला है, इसके पहले की जो कॉपी थी है ना, इसको मैं प्रीवियस कॉपी कहता हूँ, ठीक है। अगर वो इससे बेकार थी दिखने में, आंसर की मैं बात ही नहीं कर रहा, फर्स्ट लुक में अगर पहले वाली कॉपी का फर्स्ट आंसर इससे बेकार था तो उसको लो नंबर मिलेंगे कंपेयर टू दिस कॉपी, और इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो। और इसके बाद में जो कॉपी आएगी अब आफ्टर, है ना, नेक्स्ट कॉपी मान लेते हैं इसके बाद में, ठीक है, अगर उस नेक्स्ट कॉपी में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ऐसा इंप्रेशन नहीं हुआ, तो उस कॉपी को भी लो मार्क्स मिलेंगे। और एग्जामिनर ऐसे ही सोचता है कि इस स्टूडेंट का आंसर अच्छा नहीं दिख रहा तो इसने अच्छा लिखा भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे काम करता है हेलो इफेक्ट।
तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका आंसर का जो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, लाइक इंट्रो स्ट्रक्चर अच्छा है, हैंड राइटिंग बेसिकली अच्छी है बेसिक लेवल पे भी, तो इवेल्युएटर को अनकॉन्शियसली लगता है कि आपके बाकी आंसर, आपका बाकी जो कंटेंट है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज है हेलो इफेक्ट। ये आप यूट्यूब पे भी देखोगे, अगर किसी वीडियो का जो फर्स्ट हुक है, फर्स्ट 15 सेकेंड है, इफ दे आर इंटरेस्टिंग तो आपको लगता है बाकी पूरा वीडियो अच्छा होगा, है ना, उसको हम देखते हैं। तो ये सब जगह काम करता है। अब आईएएस मेंस में कैसे काम करता है, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी इवेल्युएटर को हंड्रेड्स ऑफ आंसर हर दिन पढ़ने हैं, 20 क्वेश्चन है हर कॉपी में, एटलीस्ट 5 से 6 कॉपी वो डेली चेक करेंगे, तब जाके वो टाइमली 3 मंथ्स के अंदर खत्म हो पाएगा पूरा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है लॉजिकली, उसको मैं कभी डिस्कस करूंगा कैसे होती होंगी कॉपी चेक, है ना, कितनी कॉपीज असाइन होती होंगी, कितने इवेल्युएटर्स होते होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम में आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो ह्यूमन है। अब आज के टाइम पे आपकी कोचिंग में तो कॉपीज मशीन यानी कि एआई चेक कर देता है काफ़ी हद तक, है ना, ह्यूमन उसको रिव्यू करते हैं बस। नहीं, वहाँ पे तो पूरी कॉपीज ह्यूमन बीइंग ही चेक करेंगे, और उनकी एज है 55+, क्योंकि वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स है ना, दे क्रिएट अ बायस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको ये इंश्योर करना है कि वो पॉजिटिव हो। वो कैसे होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल आपको ये कोशिश करनी है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है, वो उस पर भले से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लो, 7 मिनट का रहता है 10 मार्कर के लिए टाइम, बट उसके लिए आप 10 मिनट्स भी ले सकते हो। उससे क्या होगा, पूरी कॉपी का इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। जो आपका इंट्रो है उसमें आप कुछ अलग चीज़ें लिखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, और बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रो भी नहीं लिखना, 2 या 3 लाइन का लिखो, बट उसमें कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसी बातें लिखो, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा क्या लिख सकते हो, ताकि आपको ओवरऑल आंसर वैल्यूएबल फील हो। एंड अगर आपके बाकी पार्ट्स एवरेज भी हैं, है ना, स्टिल आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके फेवर में पॉजिटिव साइड में इंप्रेशन बन चुका। सो दैट्स वाई आईएएस मेंस में हेलो इफेक्ट इतना ज़्यादा वर्क करता है। अब हाउ टू क्रिएट हेलो इफेक्ट इन योर आंसर्स। तो फर्स्टली आप जब इंट्रो लिख रहे हो तो वो इम्पैक्ट जोन है आपका, कुछ ऐसी लाइन लिखो जिसमें आपका क्योट हो। ठीक है, बाकियों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जीएस 3 में भी टॉपर्स इंट्रो में कई बार क्योट यूज़ कर देते हैं। एग्रीकल्चर पे जवाहरलाल नेहरू जी का आपका क्योट है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जीएस 4 में तो क्योट यूज़ करो, डेफिनेशन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन सारे लोग देते हैं, तो आपको डेफिनेशन के अलावा क्योट भी देने होंगे। ठीक है, या फिर कुछ डेटा आप ऐड कर दो, गवर्नमेंट रिपोर्ट, या सिर्फ रिपोर्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हो रेदर देन राइटिंग इन जनरल। कोई करंट अफेयर का इवेंट है उससे लिंकेज कर लो, या डेफिनेशन के साथ साथ एक कंटेक्स्ट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, प्रियम्बल का विजन, ये सब भी ऐड कर सकते हो, या कोई स्पीच है उसके कुछ वर्ड्स हैं वो सारे आप ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका इंट्रो जो है वो भले 2-3 लाइन का हो, लेकिन वो अगर ऐसा होगा तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्बन फ्लडिंग है, तो यहाँ पे एनडीएमए की डेफिनेशन तो आपको लिखनी है, बट आपको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से कि इट इज़ नॉट जस्ट अ रेनफॉल इश्यू, इट इज़ अ गवर्नेंस फेलियर। तो आपने एक थोड़ा दूसरा डायमेंशन दे दिया। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। देन स्ट्रक्चर्ड सब हेडिंग। जब भी आप सब हेडिंग दे रहे हो तो प्रॉपरली दो, काजेस, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन, और इन तीनों को बॉक्स में बंद करो, जैसा मैंने पहले आंसर में दिखाया था। इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी, कभी मैं टॉपर कॉपी एनालिसिस करूंगा। ये बॉक्स टॉपर बनाते हैं, रीज़न ये है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी आईज काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। आपकी जो मेंस में यहाँ पे कॉपी इवेल्युएशन हो रही है टेस्ट सीरीज में, वहाँ पे भी यंग लोग ही काम कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल यूपीएससी में कॉपी चेक हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। तो अगर आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कराओगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब इंट्रो खत्म हुआ, कब आंसर चालू हुआ, कब एक सब हेडिंग खत्म हुई, कब दूसरी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट इसके नीचे डबल लाइन कर देते हैं। इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। इसको बॉक्स में बंद करो, सब हेडिंग तभी अलग दिखेगी। डबल अंडरलाइन करना है तो किसी जो पॉइंट है उसमें किसी वर्ड को करो, फिर अंडरलाइन भी वो पूरे ही लाइन को कर देते हैं ऐसे, तो अंडरलाइन का कोई सेंस ही नहीं रहा ना। आपको अगर अंडरलाइन करना है तो किसी स्पेसिफिक वर्ड को करो,
और उतना डिफिकल्ट होगा ही नहीं अगर कोई टॉपर कॉपी से आंसर राइटिंग सीख लेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इसीलिए टॉपर कॉपी से सीखना जरूरी है। अब इसके बाद में तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सब हेडिंग होनी चाहिए, वो बॉक्स में बंद होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से आपका रहना चाहिए। फ्लो चार्ट्स, एरोज का भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, किसी प्रोसेस को दिखाने के लिए, कोई लॉजिक अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको बताने के लिए। इसके बाद में आपके जो सेंटेंसेस हो, मेक श्योर करो वो कीवर्ड रिच हो, क्योंकि जनरल पॉइंट सब लिख देंगे। ऐसा नहीं है जीएस का आंसर कोई कि भाई किसी को आता नहीं है। जितने भी लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं उनमें इतनी नॉलेज तो होती है कि वो जो जीएस 1 2 3 के आंसर होते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर डिफरेंशिएट हुआ कीवर्ड से, लाइक विकसित भारत अभियान, आजादी के पंच प्राण, सुराज, ठीक है, अंत्योदय। इसके अलावा भी और भी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। दैट्स वाई इन माय पर्सनल मेंटरशिप आई प्रोवाइड कीवर्ड्स कलेक्शन टू स्टूडेंट्स। साथ ही स्कीम के नेम्स आप यूज़ करो, वो दिखाएगा कि आप यू आर अवेयर ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यूज़ करो, केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, इंटरनेशनल एग्जाम्पल यूज़ करो, एसडीजी यूज़ करो। ये सारा वैल्यू एडिशन आई प्रोवाइड इन माई मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज एंड दैट इज़ लाइक क्वाइट गुड। उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है एंड काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हो रहा है स्कोर में। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको कलेक्ट करो और उनको यूज़ करो, अदरवाइज आपको एवरेज नंबर मिलेंगे। देन डायग्राम कोशिश करो आप यूज़ करो, ठीक है। जैसे GS1 के क्वेश्चन में स्पेशली अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कोशिश करो उसमें मैप बनाओ। आर्ट एंड कल्चर में भी आप मैप बना सकते हो, ठीक है। सोसाइटी में कोशिश करो कोई फ्लो चार्ट या फिर सोशल कोई फिनोमिना है जो किसी रीजन में ज़्यादा है। जैसे कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि एसटीज में ज़्यादा है सेक्स रेशो, बाकियों में कम है, तो उसका आप हो सकता है जहाँ पे एसटी डोमिनेटेड स्टेट्स हैं उनका आप एक इंडियन मैप पे उनको लोकेट कर सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो, बट कोशिश करो डायग्राम मतलब कुछ ना कुछ अलग हो। मैप बनाओ GS1 में। GS2 और GS3 में फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन आता है तो हंगर एंड पुअर्टी का क्वेश्चन आता है तो उस पर फ्लो चार्ट बन सकता है ना, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट्स बनाओ। एंड GS4 में वैल्यूज कौन कौन सी वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है या कोई क्योट, वो आप यूज करो। इससे क्या होगा, जब ये स्मॉल विजुअल क्यू होंगे और अगर ये टॉप पर हैं स्टार्टिंग में तो आपका हाई क्वालिटी इंप्रेशन बनता है इंस्टेंट बेसिस पे, और आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हो इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। एंड अब ये ऐसे के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। आपको इंश्योर करना है कंसिस्टेंट स्पेसिंग हो और अंडरलाइनिंग हो। ओवरऑल आपका ऐसे प्रोफेशनल लगना चाहिए। एंड ये जो हैंड राइटिंग है बहुत ज़्यादा हाई फाई हैंड राइटिंग नहीं है, सिंपल वर्ड लिखा है बस। प्रॉपर एक तो वर्ड्स के बीच में गैप है अगर आप देखोगे, और जो लाइन्स हैं उनके बीच में गैप है, बस इतना सा करना है। प्रॉपर स्पेसिंग अगर करोगे अपने आप ही अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे है, ये जिनका ऐसे है उनका 149 स्कोर आया था ऐसे में। तो इनकी कॉपी का भी मैंने एनालिसिस कर रखा है, आगे मैं यूट्यूब पर भी करूँगा। तो ये जो कॉपी है इसमें आप क्लियरली देख सकते हो अभी तक हमने ऐसे को पढ़ा भी नहीं है, स्टिल वी आर गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट इट कि अच्छा लिखा होगा। बस यही फीलिंग एग्जामिनर को आती है, और ड्यू टू दिस बायस सच कैंडिडेट गेट वेरी गुड मार्क्स। और बाकी लोग सोचते रहते हैं मैंने तो बहुत अच्छा कंटेंट लिखा था, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा था, स्टिल आई गोट लो मार्क्स। उसका रीज़न यही है, ठीक है। और बॉक्स में आप बंद कर सकते हो अगर कोई अच्छा कीवर्ड दिखे, कोई अच्छा आप कॉम्बो बना रहे हो वर्ड्स का, ठीक है, जो ऐसे के टॉपिक है उससे रिलेट कर रहा है ना। तो ऐसे बॉक्स बनाने की जरूरत इसलिए, आप सोचो अंडरलाइन भी कर सकते थे वो जैसे यहाँ पे कर रखा है, बट उनको एक कुछ अलग पर्सपेक्टिव दिखाना था, इसलिए उन्होंने बॉक्स करा ताकि इस पर फोकस जाए कि अब इस बारे में बात होगी गुड वर्ड्स के बारे में। इससे क्या होगा, आपका आंसर क्लीन दिखेगा एंड एग्जामिनर को ऐसा लगेगा आप काफ़ी स्मार्ट हो, क्योंकि आप बोल तो रहे ही नहीं हो एग्जामिनर से, तो एग्जामिनर आपको जज कर रहा है आपके आंसर के बेसिस पे, तो वो इंप्रेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो। ओवरऑल क्या डिफरेंस होता है एवरेज आंसर में और हेलो आंसर में? इंट्रो काफ़ी ज़्यादा जेनरिक होता है और कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। 3 4 लाइन लिख दी लेकिन काम का कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी यूनिक और डिफरेंट नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर होता कि 2 लाइन ही लिखते लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर देते जैसे मैंने पहले बताया था। तो क्यों डेफिनेशन, कुछ रेलेवेंट लाइन, स्ट्रक्चर पैराग्राफ में है, पता ही नहीं पड़ा कब कौन सी सब हेडिंग एंड हो रही है। आपको कैसे करना है, सब हेडिंग को बॉक्स बनाना है
एंड जब पॉइंट लिख रहे हो तो 1 2 3 4 करके, एंड देन उसके बाद में एरो फ्लो चार्ट ही आप यूज़ करो। हाईलाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो अच्छे आंसर होते हैं उनमें डेटा को हाईलाइट आप कर सकते हो, स्कीम को कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अंडरलाइन करने में इट टेक्स समटाइम्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब भी मैं कोई डेटा फैक्ट स्कीम लिखता था तो मैं ईजी करके उस पर ऐसे सर्कल बना देता था। उसके आगे जो भी फैक्ट आप लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये अटेंशन ग्रैब कर लेता है। विजुअल कम होते हैं या होते ही नहीं है, और यहाँ पे स्मॉल डायग्राम्स होते हैं अच्छे आंसर्स में, स्मॉल डायग्राम इन मार्जिन, इसको ध्यान रखना। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये पेज है, ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने इंट्रो लिख दिया तो वो डायग्राम ऐसे बना देते हैं यहाँ पर, और फिर नीचे लिखते हैं पॉइंट 1 2 3 ऐसे करके। ऐसे नहीं बनाना है, इतना ज़्यादा स्पेस आपको यूटिलाइज नहीं करना है, उससे फिर क्या होगा, आप कम पॉइंट लिख पाओगे, स्पेस लिमिटेड है। क्योंकि आपको कोशिश करनी है, ये आपका पेज है, ये आपने इंट्रो लिखा, इधर छोटा सा डायग्राम बनाया आपने, इधर आप पॉइंट लिख रहे हो, ऐसे बनाना है डायग्राम फ्लो चार्ट जो भी आप ऐड कर रहे हो। एंडिंग बेसिक कंक्लूजन होता है, और जो अच्छे आंसर होते हैं उनमें ऑप्टिमिस्टिक रिफॉर्म ओरिएंटेड क्लोजर होता है। कोई ना कोई कीवर्ड होता है, या तो वो एसडीजी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन हो, गवर्नमेंट का विजन हो। जैसे एग्रीकल्चर पे डबलिंग फार्मर्स इनकम आपने लिख दिया, ठीक है, और इसको बॉक्स में बंद कर दिया, और फिर इस 2-3 लाइन लिखी आपने कंक्लूजन में, और ऐसा एक कीवर्ड डाल के उसे बॉक्स में बंद कर दिया। एग्जामिनर काफ़ी अच्छे से इंप्रेस होगा और वो ध्यान भी इसी पे देगा, बाकी कंक्लूजन पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं। तो आपने कंक्लूजन में कुछ भी लिखा हो, कोई ना कोई कीवर्ड विजन अगर आपने डाल दिया और उसको बॉक्स में बंद कर दिया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कंक्लूजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका आंसर, इस पर मैं कभी साइकोलॉजिकली डिस्कस करूंगा आप कॉपीज को, तो आपने जो इंट्रो लिखा, फिर बॉडी में पॉइंट लिखे। अब जब तक एग्जामिनर कंक्लूजन पे पहुंचता है और आपको मार्क्स देने वाला है, तो जब मार्क्स देने वाली स्टेज है ना, वहां पे आपका इंट्रो बॉडी काफी हद तक वो भूल भी चुका है, इंट्रो तो भूल ही चुका है, इसलिए इंट्रो पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस भी नहीं देना है, बस थोड़ा अलग करने के लिए हमें कुछ लिखना है, ठीक है। आपका कंक्लूजन जो है ये पढ़कर अब वो मार्क्स देगा, तो अगर कंक्लूजन में कुछ अच्छा रहा तो आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ओवरऑल 1.5 से 2 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, ये टेक्निक्स अगर आप फॉलो करोगे। इसलिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, और उसमें कुछ भी लिख दो, बस कोई कीवर्ड विजन डालो और उसे बॉक्स में बंद करो, ठीक है, बेसिक सा इंट्रो कंक्लूजन लिख के। ओवरऑल कैसे अप्लाई करें बियॉन्ड आंसर्स, तो देखो ऐसे में आपका अप्लाई होता है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे कंपेलिंग स्टोरी या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको हुक कर दे, मतलब एग्जामिनर को हुक कर दे, ठीक है, उसे लगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। इसे GS4 जो है उसमें आप वैल्यू ग्रेड केस स्टडी में जब आप इंट्रो लिख रहे हो तब वैल्यूज उसमें कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करो, ठीक है, कोई क्योट आप यूज़ करो। ऑप्शनल में जो बाकी के ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल्स हैं वहाँ पे थिंकर्स होते हैं, स्टैटिक थिंकर्स होते हैं, तो या थ्योरीज होती है, तो जब भी आप कोई इशू डिस्कस कर रहे हो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे थ्योरी थिंकर्स उनको यूज़ करो, उसके बाद में आप जनरल बातें एग्जाम्पल केस स्टडी की तरफ आओ, तो उससे क्या है, ये इंप्रेशन जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ रेड ऑप्शनल इन डिटेल। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला, सेंटेंस लिया, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। सो ओवरऑल डोंट जस्ट राइट द कंटेंट, राइट फॉर इम्प्रेशन, आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने के लिए लिखो, इंटेंशन के साथ लिखो, और इम्पैक्ट डालने के लिए लिखो। और जो फर्स्ट 20 सेकेंड्स हैं दे हैव मच हायर इम्पैक्ट ऑन योर इंटायर आंसर, तो वहाँ पे हेलो इफेक्ट क्योंकि टेक ओवर कर लेता है, आपके बाकी के 150-250 वर्ड्स उससे इम्पैक्ट होते हैं। कंक्लूजन का काफ़ी इम्पैक्ट है, ओवरऑल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक्स मैंने बताई है इनका इस्तेमाल करो, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, टॉपर कॉपी से आप सीधे भी सीख सकते हो। डन, ठीक है। सो आई होप आपको इससे कुछ आइडिया हुआ होगा कि कैसे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अभी तक आप डिस्पाइट हैविंग नॉलेज आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उस सब का आपको आंसर मिला होगा। इफ़ यू वांट फ्री रिसोर्सेज यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम माय वेबसाइट, यू कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका अगर कोई फ्रेंड है जो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसके साथ में आप शेयर करना, उसको काफ़ी हेल्प होगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।